दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक की आवाज सुनकर अम्मी एकदम से उठी। मुझे लगा कि वो दरवाजा खोलने के लिए जाएंगी, लेकिन वो तो किसी सकते के आलम में खड़ी हुई थी और मैं जानती थी कि ये कैफियत अम्मी की क्यों है। मैंने देखा कि जब वो नहीं उठ रही तो मैंने चप्पल पहनी और उठकर जाने लगी तो अम्मी ने चीख कर मुझे कहा, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। आप ये क्या कह रही हैं? क्यों तमाशा मोहल्ले में लगाना चाहती हैं? तमाशा तो हमारी जिंदगियों में पहले से ही लग चुका है, अब रह क्या गया है? जो रह गया है वो भी लग जाने दो। अम्मी, खुदा का वास्ता है, अफ्तारी का टाइम है, आप ही यूं ही दरवाजा बजाती रहेंगी तो मोहल्ले के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक जवान जहान बेटी दरवाजे पर खड़ी है और उसकी माँ बहन घर में मौजूद होने के बावजूद दरवाजा नहीं खोल रही, तो क्या वजह है? भीड़ जमा होगी, खवातीन के ना खत्म होने वाले सवाल शुरू हो जाएंगे। आप किस किस को जवाब देंगी और मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी? ऐसा मत करें अम्मी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें एहसास दिलाना चाहा, लेकिन मुझे लगता था कि इस बार अम्मी ने कोई पक्का पत्थर अपने दिल पर रख लिया है और आज आप ही के लिए कोई माफी मुझे नजर नहीं आ रही थी। दरवाजा अब धड़ाधड़ बजाया जाने लगा तो मैं फिर बाहर जाने लगी कि अम्मी की फिर जोरदार चीख की आवाज आई। जब तुम्हें कह दिया है कि आज दरवाजा नाज़रीन के लिए नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो तुम भी बाहर दफा हो जाओ, मैं कुंडी लगा लूंगी। दोनों बहनों का जो दिल चाहता है वो करती रहो, मेरी बला से। ऐसी गंदी औलाद से तो बेहतर है कि मेरी औलाद ही ना होती, कम से कम एक ही दुख तो होता ना। यहाँ तो कदम उठाती हूँ तो मुझे वो दुख देखने को मिलते हैं कि जिनका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अम्मी बात करते करते लरजने लगी तो मुझे अम्मी उस वक्त ठीक ठाक बेबस महसूस हुई। मैं जानती थी वो किस हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन उस वक्त एक को दुरुस्त और दूसरे को गलत कहने का वक्त नहीं था। हम इंतहाई लोअर मिडिल क्लास मोहल्ले में रहते थे, जहाँ पर हर दूसरा घर एक दूसरे की टो में ही मुब्तला था। घर की दहलीज से बाहर ना भी जाओ तो ऐसा लगता था जैसे अनगिनत आंखें चार दीवारी में बैठे हुए भी हमें घूर रही हैं। खवातीन तो खवातीन, यहाँ के मर्द भी आते जाते ऐसे ताड़ते थे कि दिल खौफ ज़दा हो जाता था। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से वापस आ रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? घर में कौन आया, कौन गया? फौरन ये सवाल पूछते हुए यहाँ के लोग देर नहीं करते थे। पता नहीं क्यों उन्हें दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत करने का चस्का पड़ा हुआ था। मैं तो इन बातों से बेहद तंग हुई थी, लेकिन यहाँ रहना हमारी मजबूरी था। हम पहले यहाँ नहीं रहे थे, इससे पहले जहाँ रह रहे थे वो कम से कम इस मोहल्ले से बहुत बेहतर जगह थी। लोग पढ़े लिखे थे और अपनी जॉब से मुंसलिक थे। शाज़ो नादिर ही हमें कोई गली में खड़ा दिखाई देता, लेकिन यहाँ तो वेले और फारिग मर्द गली की नुक्कड़ पर कभी सिगरेट और कभी बीड़ी पीते दिखाई देते, तो यहाँ की खवातीन उन मर्दों से भी दो हाथ आगे थीं। गली में कोई भी फेरी वाला गुजरता, ये खवातीन फटाफट दरवाजा खोलकर ना सिर्फ उनसे चीजें लेती बल्कि बातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी रखती। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इनकी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक से एक तबसरा सुनने को मिलता था और ये तकरीबन रोज का ही मामूल था। मैं इस सूरत हाल से बेहद तंग थी और एक और सूरत हाल तो इससे भी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर इन घरों के बच्चे गलियों में खेलते थे, जिसकी वजह से हर वक्त ये गलियां किसी प्ले ग्राउंड का मंजर पेश करती थीं। इस कदर शोर होता था कि एक लफ्ज भी पढ़ने का दिल नहीं करता था। कई बार उन्हें अपने दरवाजे से भगाया, मना किया, मगर इस कदर ढीठ बच्चे थे कि हैरत होती थी। अगर कभी बाहर निकलकर मैंने उन्हें मना किया, उनकी माएं आकर गिला करती कि आखिर बच्चे कहाँ खेलें, क्या हुआ अगर थोड़ी देर गली में खेल लेते हैं। तो मैं हैरत से उनका मुंह तकती रहती और इन फारिग औरतों पर दो हर्फ भेजने का दिल करता कि आजकल कितने बुरे हालात हैं और बच्चों के अगवा से लेकर रेप तक के कितने ही वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये कैसी बेगम माएँ हैं कि इन्हें खुदा खौफी ही नहीं, बस बच्चा पैदा किए जाने पर इनका जोर होता है। लेकिन जहाँ तक बच्चों की तरबियत और संभालने की बात है, ये उनसे बेपरवाह नजर आती थी। हालांकि इस गली के एक दो बच्चे अगवा हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों में बिल्कुल भी डर पैदा नहीं हुआ, ना ही इन वाकयात का उन पर असर दिखाई देता था।
मेरे सर में हर वक्त इन बातों की वजह से दर्द रहने लगा कि आखिर इस चोट का क्या इलाज हो। और दूसरा, अपने घर के हालात ऐसे बन गए थे कि 1 मिनट का सुकून भी मुयस्सर नहीं था। समझ नहीं आती थी कि हमारे घर को किसकी नजर खा गई। यहाँ आने से पहले हमारा घर भी एक मुकम्मल घर था, जिसमें हम बहनों और माओं के अलावा हमारे सर पर बाप एक सरबराह के तौर पर मौजूद था। घर किराए का ही था, लेकिन मालिक मकान को किराया देना हो या मकान के हवाले से किसी किस्म की भी कोई बात करनी हो तो वो अब्बू ही करते थे। मेरी अब तक की जिंदगी में 2 बार घर तब्दील हुए तो घर ढूंढने में अब्बू ने ही तंगो दो की। हमने तो बस अपने अपने बैगों में कपड़े डाले, बाकी पूरा घर अब्बू ने समेटा, डब्बों में पैक किया और फिर गाड़ी पर लाद कर अगले घर हमें खैरो आफियत के साथ शिफ्ट कर दिया। लेकिन इस बार जब हमने घर शिफ्टिंग की तो सब कुछ अम्मी ने और हम दोनों बहनों ने मिलकर किया। ऐसा नहीं था कि इस बार हमारे सर पर अब्बू नहीं थे, बल्कि उनके होते हुए हम दर दर की खाक छानने पर मजबूर हो गए। घर शिफ्टिंग हमने किसी खुशी में नहीं किया, बल्कि बेहद मजबूर होकर हम उस मोहल्ले से निकले जहां पर रहना हमारा दुश्वार बन गया था और हमें अपनी इज्जतों के बर्बाद होने का डर था। इसलिए हम एक तरह से मुंह छुपाते रातों रात उस घर से निकले थे कि दिन की रोशनी में हमारा इस तरह से निकलना बेहद दुश्वार हो जाता। अम्मी तो ये शहर ही छोड़ देना चाहती थी, लेकिन हम माशी तौर पर इतने मजबूत नहीं थे कि झटपट ये शहर छोड़कर किसी अनजान शहर में रूपोश होते। मैं भी पता नहीं कहां से कहां अपने ख्यालों में भटक गई। बाहर से आने वाली जोरदार दस्तक की आवाजें अब काफी तेज थीं, तो मैं चौंक कर अपने ख्यालों की उलझी हुई वादी से बाहर निकली। इससे पहले कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता, मैं कमरे से जूं ही बाहर निकली तो अम्मी मेरे रास्ते में आन खड़ी हुई, लेकिन मैंने उनकी परवाह ना की और बगल से निकलते हुए दरवाजे की तरफ दीवाना वार भागी और तेजी से दरवाजा खोला। जूं ही दरवाजा खुला, मेरी बहन नाजली दरवाजे को जोरदार धक्का मारते हुए अंदर दाखिल हुई कि मैं लड़खड़ाकर एक तरफ को गिर गई। ये शुक्र था कि कुर्सी रखी हुई थी तो मैं उसके ऊपर जाकर लगी, वरना मैं धड़म से जमीन पर गिरती। वो तो फूं फां करते हुए अंदर दाखिल हुई, लेकिन मैं फौरन उठी और दरवाजे को कुंडी लगा दी। उसके अंदर दाखिल होते ही अम्मी तो दूसरे कमरे में गुस्से से चली गईं, क्योंकि वो तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और कमरे में जाकर उन्होंने अपना दरवाजा जोर से बंद कर लिया। ये इस बात का ऐलान था कि उस कमरे में अब कोई नहीं आएगा। वो दूसरे कमरे में गईं और अपना पर्स जोर से जमीन पर फेंका और जूतों समेत ही बेड पर लेट गई। मैं जूं ही कमरे में दाखिल हुई तो वो एकदम से उठकर बैठी और मुझे गुस्से से देखने लगी। मैं किस वक्त की दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ? तुम लोगों में इंसानियत है या नहीं? पूरा मोहल्ला मेरी आवाजें सुन रहा था, लेकिन जिसे मेरी आवाजें आनी चाहिए वो तो मजे से सो रहे थे। शर्म आती है या नहीं? आखिर तुम लोग किस मट्टी के बने हो? सुबह की गई मैं अभी वापस आ रही हूँ और तुम लोगों से बर वक्त दरवाजा भी नहीं खुलता। मसला क्या है? तुम्हें नहीं पता कि मसला क्या है? मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसी लबो लहजे में कहा जिस लबो लहजे में वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी। मुझे तो मसले का अच्छे से इल्म है और ये भी जानती हूँ कि अम्मी दरवाजा नहीं खोलेंगी, लेकिन तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई थी कि तुम्हें जल्दी दरवाजा खोलने में दिक्कत आ रही थी? मुझे अम्मी ने मना किया था। ओ अच्छा, तुम्हें अम्मी ने मना किया था? तुम तो नन्ही बच्ची हो ना कि अम्मी उधर मना करेंगी और तुम फौरन मना हो जाओगी। नाजली, बदगुमानी मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो अम्मी के गुस्से को। उनके सामने कम से कम खड़े होकर अपनी मनमानी करनी मेरे लिए कतई आसान नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ? अपनी मनमानी करती हूँ और किसी को खातिर में नहीं लाती। तुम यही ताना मारना चाह रही हो ना? मैं कोई ताना तुम्हें नहीं मार रही, बस सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि मुझे अम्मी ने मना किया था कि दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खोलना, और मैं उन्हें समझा भी रही थी, लेकिन वो मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं थी और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं उनसे नजर बचाकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देती, क्योंकि वो सामने बैठी थी और मुझे किसी सूरत दरवाजे की तरफ जाने नहीं दे रही थी। अम्मी को तो न जाने मुझसे क्या बैर पैदा हो गया है। शोहर तो इनसे संभाला नहीं गया, अब ये चाहती हैं कि बेटियां भी इनसे दूर हो जाएं। वो चीख कर बोली तो मैंने फौरन घबराकर उसकी तरफ देखा और दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर अम्मी के कानों में जरा सी भी
उसकी बातों की भिनक पड़ गई तो उन्होंने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेना है। मैं तेजी से उसके करीब गई और कहा कि अपनी आवाज आहिस्ता रखो, अफ्तारी का टाइम है, क्यों तमाशा घर में लगवाना चाहती हो? इस वक्त हर तरफ खामोशी होती है, पहले ही हमारे घर की आवाजें पूरा मोहल्ला सुनता है। इस वक्त अगर हमारे घर की लड़ाई झगड़ों की आवाज बाहर गई तो सुबह एक दो खवातीन जरूर आकर पूछेंगी कि क्या हुआ हमारे घर में, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो अम्मी कर रही हैं, क्या वो अच्छी बात है? मुझे नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मोहल्ले में दूर दूर तक हम औरतों की आवाजें जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये बात तुम अम्मी को क्यों नहीं समझाती? जब उन्हें पता है कि मैं जॉब ज्वाइन कर चुकी हूँ तो फिर हर रोज ये टंटा करना छोड़ क्यों नहीं देती? पूरा एक हफ्ता हो गया है, दिल तो करता है मैं वापस घर ही ना आया करूं। फजूल बातें मत करो नाजली, जब अम्मी तुम्हें इस जॉब को छोड़ने का कह रही हैं तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तुम आखिर क्यों बाजिद हो कि तुमने यहीं पर जॉब करनी है? तुम अभी बहुत छोटी हो, लिहाजा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं अगर ये जॉब छोड़ दूंगी तो तुम मुझे ये बताओ कि फिर मैं इतने अच्छे पैकेज में कहाँ जॉब करूंगी? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं इतनी अच्छी जॉब छोड़कर घर बैठ जाऊं? तुम भले घर ना बैठो, जॉब करो, मगर वो जॉब करो जो अम्मी पसंद करती हैं। हाँ, अम्मी चाहती हैं कि मैं 4-5 हज़ार की किसी स्कूल में टीचर लग जाऊं, सुबह से दोपहर तक खपूं और पूरे महीने बाद जो मुझे तनख्वाह मिले उसमें दाल दलिया ही पूरा ना हो, और फिर वापसी पर घर आकर ट्यूशन वाले बच्चों के साथ सर खपाऊं। तुम्हें पता है मेरा पैकेज क्या है? और फिर तुम ऐसी बातें कर रही हो माना तुम्हारा पैकेज बहुत अच्छा है और हम आराम से महीना गुजार सकते हैं, बल्कि किराया तक वक्त पर दे सकते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो, जो काम तुम कर रही हो वो हमारे पूरे खानदान में कभी किसी लड़की ने नहीं किया। और सच तो ये है, तुम्हारी जॉब के बारे में किसी को बताते हुए भी शर्म आती है। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसने कहा है कि मेरी जॉब के ऐलान लोगों में करती फिरो और तुम लोगों को बहुत शर्म आती है? कमाल है, उस वक्त शर्म नहीं आई थी जब घर में खाने के लाले पड़े हुए थे और तुम और अम्मी सोच रहे थे कि कहीं से उधार पकड़कर कोई किलो आटा और पाव दाल ले आएं। और कौन करता तुम लोगों की रोज रोज मदद? मुझे सिर्फ इतनी बात बता दो, उधार भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते दिया जाता है, रोज रोज तुम लोगों को उधार भी कोई ना देता। तो उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। मैं खामोशी से अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गई तो नाजली एकदम से बोली, कुछ खाने को है या आज भी मैं भूखी सो जाऊं? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। क्या बनाया है? उसने पुर इश्तियाक आवाज में पूछा। तो मैंने कहा कि बिरयानी बनाई है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। लेकिन पहले मैं अम्मी को खाना दे दूं, क्योंकि वो रोजे से थीं और मैं जानती हूँ कि वो खुद से कुछ नहीं खाएंगी। यार, अम्मी से कहो ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दें। नाजली, अब तुम मुंह बंद करके बैठो तो ज्यादा बेहतर है। मैं उसे आंखें दिखाते हुए बाहर की तरफ गई। रोजा खुलने में कुछ ही देर बाकी रह गई थी। मैंने फटाफट शरबत बनाया और ट्रे में 2 खजूरें और शरबत रखकर अम्मी के कमरे में ले गई। अम्मी चारपाई पर चित लेटी हुई थी और उन्होंने अपनी आंखों पर बाजू रखा हुआ था। मैंने टेबल उनके पास रखकर ट्रे उस पर रख दी और आहिस्ता से अम्मी के बाजू पर हाथ रखकर बोली, अम्मी, अफ्तारी का टाइम नजदीक है, उठ जाएं। चली जाओ शमा, मुझे कुछ नहीं खाना। वो नकाहत से बोली तो मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। अम्मी, छोड़े ना इन बातों को, आपका बीपी पहले ही काफी हाई रहता है। अगर आपने इसी तरह से टेंशन ली तो खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सोचे हम दोनों बहनों का क्या होगा। मेरी बातें सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। एक तो मनमानी कर रही है, तुम भी अपनी मनमानी करना, खूब गुजरेगी तुम दोनों बहनों की। मैं हुई या ना हुई, अम्मी खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें। आंसुओं का एक गोला मेरे गले में आन फंसा तो अम्मी उठकर बैठ गईं। रोजा खुलने का सायरन सुनाई दिया तो मैंने ट्रे अम्मी की चारपाई पर रख दी और फिर किचन में आकर नाज़रीन के लिए बिरयानी निकालने लगी। मैंने जूं ही बिरयानी उसके सामने रखी तो उसने एकदम मुझे कहा कि अम्मी को भी दी है या नहीं। तो मैंने कहा वो नमाज के बाद ही खाना खाती हैं, तुम्हें तो पता ही है। अभी बस शरबत और खजूरें देकर आई हूँ, क्यों घर में फ्रूट नहीं था?
नहीं, वो तो 2 दिन से खत्म है। कमाल है, तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं आते वक्त ले आती। मैं तुम्हें क्या क्या बताया करूं नाजली, पहले ही तुम पर घर का काफी बोझ आन पड़ा है। मैंने थके थके लहजे में कहा तो वो मेरी तरफ गौर से देखने लगी। देखो, घर का जो भी सौदा खत्म हो जाया करे, मुझे वक्त पर बता दिया करो, मैं वापसी पर लेती आऊंगी। वैसे भी यूटिलिटी स्टोर मेरे रास्ते में ही आता है। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और खिड़की से बाहर देखा तो अम्मी नमाज पढ़कर दोबारा कमरे में जा रही थी। तो मैं फौरन किचन में गई और उनके लिए भी बिरयानी निकाली और उनके कमरे में दे आई। नाजली खाना खाकर लेट चुकी थी। मुझे देखते ही उसने कहा कि पर्स में अम्मी के लिए दवाई पड़ी है, वो जाकर उन्हें दे देना। मेरे हाथ से तो नहीं लेंगी। तो मुझे अपनी बहन पर टूटकर प्यार आया कि अम्मी के इतने गुस्सीले रवैये के बावजूद वो उनका कितना ख्याल रखती थी। मैंने तो अम्मी की ब्लड प्रेशर की दवाई उठाई और उनके कमरे में ले गई। अम्मी करवट मोड़े लेटी हुई थी, शायद सो गई थी। तो मैंने बगैर आवाज पैदा किए उनके सरहाने दवाई रखी और दबे कदमों उनके कमरे से बाहर निकल आई। जब अपने कमरे में आई तो देखा नाजली सो चुकी थी। तो मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और टेबल लैंप जलाकर स्टडी शुरू कर दी। लेकिन सच तो ये है कि एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो मैंने किताब बंद कर दी और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। रात की तन्हाई और खामोशी में एक एक करके मेरे सारे दुख जाग से गए थे, जिन्हें बामुश्किल सुलाया था। ऐसी जिंदगी का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, जो मैं, अम्मी और नाज़नीं भुगत रहे थे। और ये सब किया धरा अब्बू का था। हम में से तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस उम्र में अब्बू ऐसा करेंगे। ये इश्क भी ना अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। अब्बू को अचानक ही मोहल्ले की तलाक याफ्ता सुमन से हमदर्दी पैदा हुई। दौड़ दौड़ कर उसके काम करते, कभी सौदा सलफ लाते तो कभी गोश्त के लिए मार्केट के चक्कर लगाते। कभी उसके घर का पानी का नल खराब हो जाता तो वो ठीक कर रहे होते, तो कभी केबल खराब होती तो फौरन केबल वाले को लेकर उसके घर पहुंच जाते। शुरू शुरू में तो हमें लगा कि अब वो एक अच्छे हमसाए होने का हक अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमदर्दी की आड़ में कोई और ही गुल खिल रहा है। हालांकि अम्मी ने एक उम्र गुजारी थी, वो भी आखिर तक ना समझ पाई। लेकिन जब मोहल्ले के कुछ लोगों ने अब्बू को उनके घर में रातों को जाते हुए देखा तो उन्होंने आकर अम्मी को बड़ी बड़ी बातें सुनाई कि आपके शोहर ने ये क्या काम शुरू कर रखा है। तो अम्मी हैरानो परेशान होकर उनका मुंह तकने लगी कि उनके शोहर की नेकनामी के बारे में तो एक दुनिया गवाह देती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि हर कोई थू कर रहा है। अम्मी ने मोहल्ले वालों की बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि उनके साथ लड़ गईं। जिस तरह हमारे घर मोहल्ले वालों ने खबर पहुंचाई थी, उसी तरह सुमन के भाइयों को भी इन मामलात का पता चला तो वो सख्त आग बगोला हो गए और एक दिन हमारे घर आकर अब्बू को बकायदा धमकी देकर गए कि आइंदा अगर आप हमारी बहन के घर के आसपास भी नजर आए तो आपकी खैर नहीं होगी। इतनी बदनामी का तो हमें तसव्वुर भी नहीं था, क्योंकि जब सुमन के भाई हमारे दरवाजे पर आए तो पूरा मोहल्ला हमारे दरवाजे पर जमा हो गया और घर के अंदर मैं, नाजली और अम्मी का तो दम जैसे निकल गया था। सुमन के भाई तो धमकी देकर जा चुके थे। अम्मी ने भी अब्बू को बहुत समझाया। हमें लगा कि ये मामला अब शांत हो गया है। अब्बू को हमदर्दी का जो शौक चढ़ा है वो यकीनन अब खत्म हो गया होगा। लेकिन ये हमारी खामख्याली थी, क्योंकि अब्बू बिल्कुल भी बाज ना आए और चोरी छुपे सुमन के घर जाने लगे। तो अम्मी ने उनकी ये चोरी एक रात पकड़ ली और उस वक्त पहली बार मैंने अम्मी को अब्बू के साथ लड़ते हुए देखा। वो उन्हें एक ही बात बार बार शर्म दिलाते हुए कह रही थी कि वो आपकी बेटियों से थोड़ी ही बड़ी है, कुछ अपनी और उसकी उम्र का ही ख्याल रख लेते। रात के इस पहर क्यों उसके घर जाते हैं? आपका क्या काम है? उसके भाई जिंदा हैं, अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके भाई लाकर देंगे। आपका क्या काम है? क्या आप बहाने बहाने से उससे मिलते हैं? तो अब्बू ने इंतहाई ढिठाई से कहा कि ये मेरा मामला है, तुम्हें इसमें मदाखलत करने की जरूरत नहीं। तो अम्मी ने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा कि ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, ये हम सबका मामला है। आप शायद भूल रहे हैं कि इस घर में आपकी 2 जवान बेटियां भी मौजूद हैं। सुमन के बदमाश भाई आपको धमकी बिला वजह नहीं देकर गए। आप इस धमकी के पसे मंजर को शायद समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। अरे वो कुछ नहीं कर सकते। अगर इतने ही अच्छे होते तो तलाक के बाद अपनी बहन को अपने साथ रखते। देखिए, ये उनका अपना जाती मामला है, वो अपनी बहन को साथ रखें या अलग, हमें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए।
और वो सुमन तो तलाक के बाद कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल हो गई है। देखते नहीं हैं कि कैसे धड़ल्ले से तन तनहा घर लेकर रह रही है। सारी दुनिया थू थू करती है, हर दूसरे मर्द के साथ उसके याराने हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी लड़की को कौन सा गैरतमंद भाई या बाप अपने घर रखेगा? बेहतर होगा आप उससे दूर रहें। आपकी अपनी जवान बेटियां हैं, मैं नहीं चाहती कि ये आग मेरी बेटियों तक आए। मेरी बेटियां बहुत मासूम हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे ये बेटियां तुम अपने मेके से लेकर आई हो। अरे भाई, ये मेरी भी औलाद हैं, शायद तुम भूल रही हो। अरे ये आपकी औलाद होती तो आप कभी भी इस किस्म की हरकत ना करते। आप जानते हैं पूरा मोहल्ला क्या क्या बातें कर रहा है। जब से उसके भाई हमारे दरवाजे पर आए हैं, उस वक्त से कोई खातून हमारे घर नहीं आई। पहले कितना तांता बंधा रहता था। हाँ, तो अगर कोई नहीं आता तो ना आए। तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मुझे ही तो टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं जवान बेटियों की माँ हूँ। मैं अगर इस बात की टेंशन नहीं लूंगी तो फिर कौन लेगा? अच्छा अच्छा, ज्यादा मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सबक पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप संभल जाएं। अच्छा अच्छा, बस अपना काम करो जाकर, मेरा मगज मत खराब करो। ऐसी बहसें अब हमारे घर का मामूल बन गई थी, क्योंकि अब्बू ने अपना तरीका कार ना बदला। नाजली तो मन मोजी सी थी, लेकिन मैं अम्मी की बेबसी को बहुत अच्छे से समझ रही थी। अम्मी अंदर ही अंदर कुटती रहती थी। वो जितना भी अब्बू को समझाने की कोशिश करती, अब्बू उतना ही अम्मी से लड़ते रहते, और इस लड़ाई का नतीजा फिर ये निकलता कि वो दोनों कई कई दिन एक दूसरे से बोलचाल छोड़ देते। मैं अक्सर अम्मी को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो, लेकिन अम्मी मुझे कहती कि मैं जो देख रही हूँ इसमें दूर दूर कुछ भी ठीक होने के आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अम्मी जरूरत से ज्यादा ही चीजों को सीरियस ले गई हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि अम्मी दुरुस्त कह रही थीं, और मैं अपनी कम उम्री और नासमझी में चीजों को सही से परख नहीं पा रही थी। अम्मी को जिस बात का डर था वो ही हुआ। अब्बू ने इंतहाई खामोशी के साथ बिना किसी को बताए सुमन से चुपके से निकाह कर लिया। अब वो अपने तौर पर तो ये खबर छुपाकर बैठे हुए थे, लेकिन मोहल्ले में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और जब हम तक ये खबर पहुंची तो हमारे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई थी। अम्मी सदमे की हालत में विष खाकर गिर पड़ी, और हम दोनों बहनें सख्ते के आलम में आने वाली खवातीन के सवालों का निशाना बनती जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आती थी कि उनसे क्या कहें। अब्बू को जब पता चला कि पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई है, तो वो सुमन को लेकर चुपके से गायब हो गए। घर में पड़ा अम्मी का तमाम जेवर और नकदी भी साथ ले गए, यहाँ तक के घर के पेपर्स भी उनके हाथ चढ़ गए। अम्मी बेहद परेशान थी कि कहीं वो ये घर सुमन के नाम ना कर दें, वरना इसके अलावा पेपर साथ ले जाने का और क्या मकसद था। अभी हम इसी मामले को लेकर परेशान थे कि अचानक एक और कयामत हमारे सर आन पड़ी, जब सुमन के बदमाश किस्म के भाई हमारे दरवाजे पर आए और उन्होंने अम्मी के साथ इंतहाई बेरहमी के साथ बात की, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे, और ये बात करते करते सुमन के भाइयों ने जब हमारी तरफ निगाह डाली तो हम दोनों बहनों के पसीने छूट गए, क्योंकि उनकी नजरों का मतलब एक बच्चा भी समझ रहा था। अम्मी उनकी धमकी से सर से पैर तक कांप गईं। उनके जाने के बाद अम्मी हम दोनों को लेकर कमरे में गईं और दरवाजा बंद कर दिया, और फिर दबी आवाज में हमें कहा कि जो कुछ लेना है वो ले लो, फिर हमें आज ही रात को इस घर से निकलना होगा। हम दोनों अम्मी की बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। चूंकि नाजली मुझसे 1 साल बड़ी थी, तो वो मुझसे भी ज्यादा परेशानी में बोली, लेकिन अम्मी, हम आधी रात को अगर निकलते भी हैं तो कहाँ जाएंगे? तो अम्मी ने उसे तसल्ली दी कि ये तुम मुझ पर छोड़ो, बस अपनी तैयारी करो, जरूरी चीजें लो और निकलने की करो। मैं अब इस घर में मजीद एक रात भी तुम लोगों को लेकर नहीं रह सकती। तुम्हारे अब्बू ने जाते जाते जो गंद फैलाया है उसकी कीमत कहीं तुम दोनों को न चुकानी पड़े, इसलिए वक्त कम है, जल्दी करो। हम दोनों बहनों ने जहाँ फकत अपने कपड़े बैग में रखे, वहाँ पर अम्मी के कपड़े भी बैग में डाले, क्योंकि वो तो अपने बेजान जिस्म के साथ इस घर के दरो दीवार को अपनी नमनाक आंखों से तके जा रही थीं, जहाँ से इस बेसरो सामानी के आलम में निकलने का ख्याल ही जान निकालने के लिए काफी था।
मुझे रह रहकर अब्बू का ख्याल आता कि वो तो ऐसे गायब हुए कि अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ा, ना ही पलटकर हमसे राब्ता किया। ये कैसा बाप था हमारा कि उसे हमारी मुश्किलात का भी अंदाजा ना हो सका। मुझे अब्बू के ख्याल ने पल पल रुलाया। हमने अपना भरा हुआ घर अब्बू की एक नादानी की वजह से छोड़ दिया। फकत चंद कपड़े लेकर हम रात की तारीकी में बिना किसी को बताए खामोशी से निकल गए। रात हमने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गुजारी और सुबह सवेरे ही अम्मी हमें लेकर इस मोहल्ले में आ गईं। खुशकिस्मती से हमें 2 कमरों का एक घर मिल गया जिसका किराया कम था। तो अम्मी ने शुक्र के कलमे पढ़े और मोहल्ले वालों को ये बताया कि हमारे अब्बू बाहर मुल्क होते हैं। यूं हम 3 औरतों को अकेला देखकर मोहल्ले वालों की सरगोशियां खत्म हो गईं। अम्मी के पास जो जमा पूंजी थी वो तेजी से खत्म होने लगी। तो नाज़ली ने नौकरी करने की ठानी। उसे एक मसाज सेंटर में नौकरी मिल गई। तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन अम्मी को ये नौकरी पसंद नहीं आई क्योंकि यहाँ पर खवातीन के साथ मर्द भी मसाज करवाने के लिए आते थे। हमारी इस घर में पहली लड़ाई इसी बात पर शुरू हुई। नाज़ली इस नौकरी को करने पर बाजिद थी, जबकि अम्मी कहती थीं कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन तुम्हें ये दाइयों की तरह मालिशें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाज़ली ना मानी। पहला 1 हफ्ता तो उस बेचारी पर घर का दरवाजा अक्सर बंद होने लगा, लेकिन मैं किसी न किसी तरह जाकर दरवाजा खोल देती। लेकिन फिर अम्मी ने शायद समझौता कर लिया और एक चुप्सी साध ली। अम्मी अब खामोश रहने लगी और नाज़ली के मामलात में उन्होंने दखल देना छोड़ दिया। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे नाज़ली की दबी दबी सिसकियों की आवाजें आने लगी। मैं दिल पर हाथ रखकर हड़बड़ाकर उठी कि खुदा खैर करे, नाज़ली इस वक्त यूं रो रही है। मैंने अपने कमरे में देखा तो वो मौजूद नहीं थी। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने फौरन दुपट्टा लिया और जूं ही कमरे से निकली तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि ये आवाज अम्मी के कमरे से आ रही थी। मैं भागते हुए अम्मी के कमरे में गई तो देखा नाज़ली सर झुकाए अम्मी के पास बैठी है और रोते हुए दबी आवाज में उसका जिस्म कपकपा रहा है। अम्मी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज गुम हो गई हो। एक दुख ही दुख अम्मी के चेहरे पर फैला हुआ था। मैं तेजी से नाज़ली के पास गई और पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बुखला गई। तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ इसे। और फिर नाज़ली से भी कहा कि वो भी जाकर सो जाए। अम्मी का चेहरा इंतहाई सपाट था, जिसे देखकर मेरे साथ साथ नाज़ली भी डर रही थी। अगली सुबह नाज़ली काम पर नहीं गई तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उसे बहुत पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो ये जॉब छोड़ चुकी है। तो मैंने हैरत से पूछा कि क्यों, लेकिन मेरे बेहद इसरार के बावजूद उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को हस्बे मामूल हम सब ने एक साथ खाना खाया। मैं तो स्टडी करने बैठ गई, जबकि नाज़ली खिलाफे मामूल अम्मी के कमरे में सो गई। मेरा अगली सुबह पेपर था। पेपर की तैयारी करते करते आधी रात गुजर गई तो मैंने भी किताबें बंद की और लेट गई। सुबह हुई तो अम्मी की धाड़ें मारती हुई आवाजें मुझे सुनाई दी तो मेरा दिल दहल गया। मैं नंगे पैर दौड़ती हुई अम्मी के कमरे में गई तो देखा अम्मी नाज़ली की चारपाई के सिराने बैठी रो रही हैं और नाज़ली का चेहरा बिल्कुल लट्ठे की तरह सफेद जैसे मुर्दा लेटा हो। मुझे देखते ही अम्मी ने कहा कि नाज़ली रात को मर गई तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने अम्मी से कहा कि अस्पताल ले चलते हैं, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया। नाज़ली की मौत का सुनकर पूरा मोहल्ला हमारे घर में जमा था। अम्मी ने नाज़ली को खुद ही गुस्ल दिया और फिर मोहल्ले के मुतबर लोगों से कहा कि इसे जल्दी से दफना दें। तो मेरे साथ साथ मोहल्ले की हर औरत अम्मी की बात पर हैरान रह गई। नाज़ली की मैयत जूं ही उठाकर तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाई गई, लेकिन अभी उसे दफनाया नहीं गया था कि पुलिस हमारे घर आ गई और मेरे देखते ही देखते वो अम्मी को साथ ले गई। तो उनके पीछे पीछे मैं भी थाने चली गई। जब मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ को छोड़ दें तो लेडी कांस्टेबल मुझे अंदर ले गई, जहाँ पर मेरी बहन की मैयत पड़ी थी। मुझे कहा गया कि कफन हटाकर अपनी बहन की लाश को चेक करो। तो मैंने बड़ी हैरान होकर उनकी तरफ देखा और फिर कफन हटाया तो मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं वापस कफन को ठीक तरह से उसके जिस्म पर बांधने लगी तो अचानक उसकी गर्दन पर रस्सी के निशान देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि ये उसके गले पर फंदे के निशान थे। मैंने हैरानगी से लेडी कांस्टेबल की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारी माँ ने किया है, अपने हाथों अपनी बेटी को मार डाला। मैं हक्का बक्का उनकी तरफ देखती रही कि मेरी अम्मी भला इसे क्यों मारेंगी। लेकिन फिर मौत से एक दिन पहले मुझे नाज़लीन का रोना याद आया।
कुछ तो गड़बड़ थी। आखिर नाज़नीन क्यों रो रही थी? मैं इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मैंने अम्मी से मुलाकात करने की इजाज़त मांगी। मैं जब अम्मी के पास आई तो अम्मी गुमसुम बैठी हुई थीं। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, क्या ये सच है कि आपने नाज़नीन को मार डाला? तो उन्होंने एकदम ही इनकार कर डाला। मैं भला उसके खून से क्यों हाथ रखूंगी? वो तो उसी दिन मर गई थी जब उसका मसाज सेंटर में रेप हुआ था, जिसके नतीजे में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। कल रात तो बस उसने अपने जिस्म से रूह को आज़ाद किया है। गोया अपने गुनाह को छुपाने का उसने ये तरीका ढूंढा। अपने बाप के बाद ये दुख रहता था जो उसने मुझे दिया। तो मैं अम्मी के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अम्मी बेगुनाह निकली। जरूरी कार्रवाई के बाद अम्मी को आज़ाद कर दिया गया, तो मैंने और अम्मी ने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया। इसी दौरान अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई, तो मैंने अपनी ट्रांसफ़र कराची करवा ली और अम्मी को लेकर यहाँ आ गई हूँ। शायद शहर बदलने से हमारे जहन को सुकून आ जाए। तमाम सुनने वाले हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा।